मार्केट में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। आप जब S4 आना और फ्यूरी की बात करते हो, तो इनिशियली आया था SAP ECC। ठीक है, जो ओल्ड वर्जन था ये चल रहा था 2000, बहुत पहले से चल रहा था। 2006 में कुछ नया वर्जन आया था इसका, ECC 6.0 आया था सॉफ्टवेयर का। तब से ये चल रहा था, फिर 2014 में जाके हाना आया। 2014 में हाना, वो भी S4 हाना नहीं बोल रहा हूँ, हाना। मतलब ये केवल हार्डवेयर इंप्रूवमेंट था, जहाँ पे सर्वर लेवल पे इंप्रूवमेंट किया गया था। फिर 2016 में S4 हाना आया, सॉफ्टवेयर फॉर हाना। S4 का मतलब है सॉफ्टवेयर फॉर हाना। तो वहाँ पे हार्डवेयर इंप्रूवमेंट पहले ही हो चुका था, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट। और यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया है कि हर साल वो नए नए वर्जन लॉन्च करते हैं। 2017 में वर्जन आया, 2018 में वर्जन आया, 2019 में आया, हर साल लॉन्च करते हैं। अभी करते करते 2025 में आ चुका है। ठीक है, अब 2026 में आएगा। जब भी ये वर्जन लॉन्च करते हैं तो वर्जन का नाम ऐसा लिखते हैं। इसका नाम रहेगा S4 HANA 1610। जब ये लॉन्च हुआ था इसका नाम था 1610। इसका नाम था S4 HANA 1709। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? 1610 का मतलब क्या है? 1709 का मतलब क्या है? ये था 1809। S4 HANA 1809। करेक्ट। ये बेसिकली ईयर और मंथ है। 1610 का मतलब है 2016 में जो वर्जन आया वो अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। ईयर मंथ 10। ऐसा करते करते आप अगर लेटेस्ट वर्जन देखोगे, S4 HANA 25 या तो 10 होगा या तो 09 होगा। ठीक है, मतलब 2025 के अक्टूबर में या तो सितंबर में, इसी 2 महीने में लॉन्च होता है उनका, जो भी इम्प्रूवमेंट लॉन्च करना है उनको। अब यहाँ पे 2000 अराउंड 2022 के आसपास, तो एसएपी ने रियलाइज किया कि हमारे कस्टमर सारे वही हैं जो बड़े हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं। छोटी कंपनीज को वो टारगेट नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो उनका फिर सेल वैल्यू बढ़ेगा कैसे? अगर उनको पूरा मार्केट कैप्चर करना है तो सबको लाना पड़ेगा एसएपी पे। ठीक है। तो एसएपी जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, बहुत भारी सॉफ्टवेयर है। अगर उसको कोई कंपनी लगाती है तो क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा उसको? पहले सर्वर बिठाना पड़ेगा। एसएपी के सर्वर मतलब बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन के मशीन। सर्वर होता है, यस यस, बताता हूँ। पहले सर्वर बिठा हो गया बहुत पावरफुल, फिर उसको आप मेंटेनेंस पे खर्च करोगे। ठीक है, सर्वर में सब लगेगा, मशीन खरीदोगे, फिर उसके कंपार्टमेंट बनाओगे, कूलिंग सिस्टम लगेगा। फिर आप किसी ट्रेंड रिसोर्स के लगाओगे उसकी मॉनिटरिंग के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए। ये सारा खर्चा बेयर करना पड़ेगा आपको, और ये रेगुलर खर्चा है हमेशा। तो इसमें क्या होगा कि ये खर्चा जो है वो वही बेयर कर पाएगा जो बड़ी कंपनी है। छोटी कंपनी तो कर ही नहीं पाएगी। तो छोटी कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? वो एसएपी पे जा ही नहीं पाएगी, फिर वो दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाएगी। तो एसएपी ने क्या किया कि एक काम करो, हम लोग इसका क्लाउड वर्जन लाते हैं। ये क्या था? ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब है कि सर्वर आपके प्रीमाइसेस पे रखा रहेगा, आप उसको ओन करते हो, आप उसको मेंटेन करोगे। जल गया, फूक गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, आप हमसे लाइसेंस खरीद रहे हो। उस समय जो लाइसेंस था वो परपीचुअल था। लाइसेंस जो था, परपीचुअल का मतलब समझते हो? थ्रू आउट। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए। एक बार खरीदा वो आपका हो गया, आप उसको लाइफ लॉन्ग यूज करो। ऑन प्रीमाइसेस में लाइसेंस परपीचुअल था, ईयरली नहीं था, हर साल नहीं था। ये तो हमें विजिबिलिटी नहीं रहती है, बट ये क्रोड्स में होता है। करोड़ में होता है, हाँ। मतलब कुछ नहीं तो 40-50 करोड़ का होता होगा या उससे ऊपर होता होगा। उस समय ये परपीचुअल मिलता था, मतलब एक बार लाइसेंस लिया, आपको हमने लाइसेंस दे दिया, आप डाउनलोड कर लिए, हमारा लाइसेंस लगा दिया वहां पे, चलने लगा है। अब सर्वर आपका है, आप खराब करो, फेंक दो, जो करना है करो, लाइसेंस हमने बेच दिया आपको, खत्म हमारा काम। आपको जो भी इशू आएगा सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो हम फिक्स करेंगे। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर तो पहले से बना बनाया है। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर पहले से बना बनाया है। तो एसएपी इज अ सॉफ्टवेयर जो पहले से बना हुआ है, आप अपनी कंपनी में यूज करोगे। तो जाहिर सी बात है उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करोगे आप, क्योंकि आपको अपने लिए यूज करना है। वो सॉफ्टवेयर बना है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मैं अगर केमिकल कंपनी हूँ, आप आइसक्रीम कंपनी हो, तीसरा वाला शूज कंपनी है, चौथा वाला कोई और कंपनी है, तो सबके लिए सेम सोल्यूशन नहीं हो सकता। सबको अपने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो एसएपी आपको देता है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज करना है मतलब आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने लिए। तो ये एसएपी खुद ही देता है कि आप चीज़ों को कस्टमाइज कर पाओ। ठीक है, कस्टमाइजेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन, स्टैंडर्ड। एक होता है कस्टम, सॉरी स्टैंडर्ड। हाँ ठीक है, एक होता है कस्टम। स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप जो है एसएपी ने जो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया है आप उन्हीं को यूज करो। ठीक है ना? आप उन्हीं कस्टमाइजेशन को यूज करो। जैसे मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, तो बाइक में आप कुछ अलग से मत जोड़ो, एसएपी ने जो दिया है उसी को यूज करो। ठीक है ना? मतलब बाइक में जो आपको मिला है फीचर पहले से, आप उसी के साथ कर रहे हो, बाइक में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो आप।
दैट इज उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप उसको कस्टमाइज करो, स्टैंडर्ड बोलो उसको। एक होता है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर में वो नहीं दिया गया था, आपने उसको अपने हिसाब से कस्टम किया है, कस्टमाइज किया है। मतलब आपने, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है किसी कोडिंग लैंग्वेज में। अल्टीमेटली इट्स सॉफ्टवेयर, मतलब उसके पीछे प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम किसी चीज में लिखा हुआ है, किसी लैंग्वेज में, अगर मुझे उस प्रोग्राम में चेंजेस कर दूं मैं, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये कस्टम जो होता है बेसिकली प्रोग्राम चेंजेस, आप एसएपी के प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हो। और स्टैंडर्ड का मतलब है नो प्रोग्राम चेंजेस। ठीक है, हमने प्रोग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, आपने अगर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया था तो हमने केवल आपके ऑप्शन को यूज किया। उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज कस्टम, मतलब आपने प्रोग्राम में छेड़छाड़ किया है। तो एसएपी का सॉफ्टवेयर खरीदा है तो एसएपी इसको सपोर्ट करेगा, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ इस पार्ट को। जो स्टैंडर्ड है एसएपी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है ना। और जो आपने काड़ी की है, ठीक है, जो आपने खुद के लिए सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए हैं, कोडिंग बदल दिया है, उसको एसएपी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, उसको एसएपी कभी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एसएपी केवल इसको सपोर्ट करता है जो उन्होंने दिया था सॉफ्टवेयर। अब आपने उसमें कोई प्रोग्राम खुद के लिख दिए, कोई उनका प्रोग्राम उड़ा दिया, अपना ऐड कर दिया, तो वो आपने किए। ठीक है ना, उसको एसएपी सपोर्ट नहीं करता है। बट पॉइंट इज कि जब आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हो एसएपी से, तो एसएपी आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पर एसएपी की प्रॉब्लम क्या थी, एसएपी की प्रॉब्लम थी कि यार बड़े क्लाइंट्स तो ठीक है, लेकिन छोटे क्लाइंट्स को हम कैसे लाएं। अल्टीमेटली अगर आपको अगले 10 साल तक ग्रो करना है कंपनी को, तो छोटे क्लाइंट्स को भी आपको रीच करना पड़ेगा। सबको लाना है एसएपी पे, राइट, छोटे बड़े सबको। तो अब रास्ता क्या है, उसके बाद इन्होंने क्लाउड लॉन्च किया। क्लाउड क्लाउड वर्जन, एसएपी का क्लाउड वर्जन। ठीक है, एसएपी क्लाउड बोले तो, जब इसको लॉन्च किया, क्लाउड का मतलब ये है कि ये जो हम ऑन प्रेमाइसेस कर रहे थे, आप मत सर्वर रखो। आपको ना सर्वर रखना है ना मेंटेन करना है, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो सर्वर एसएपी का रहेगा, एसएपी के पास। सर्वर ओन्ड बाय एसएपी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्वर ओन्ड बाय एसएपी। जैसे आप करते हो ना कि आप एडब्ल्यूएस पे गए, अमेजोन पे, और आपने स्पेस खरीद लिया, वहां सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, हमारा केवल सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो इस केस में क्या है कि सॉफ्टवेयर भी एसएपी का और हार्डवेयर भी एसएपी ही ओन करेगा। दैट इज ऑन क्लाउड। मतलब हम एज ए कंपनी सर्वर नहीं रख रहे हैं, हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, जले भुने बुक जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें बेसिकली थ्रू आउट सर्विस मिलती रहेगी, हमारा ऐसे भी चलता रहेगा, हम सिर्फ उसको यूज करेंगे और पे करेंगे। तो यहाँ पे सर्वर ओन्ड बाय एसएपी, और लाइसेंस तो हमेशा उन्हीं का है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे और पे करेंगे, पे पर यूज। ठीक है ना, जैसा यूज करोगे वैसा पे करोगे। तो एसएपी ने वही मॉडल लिया है, यहाँ पे लाइसेंस जो मिलता है परपेचुअल नहीं मिलता है, यहाँ पे लाइसेंस मिलता है पर यूज। ठीक है ना, यहाँ पे जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग जो है दैट इज पे पर यूज, पे एस यूसेज, ऐसी कॉस्टिंग होती है। मतलब एक बंदा कर रहा है, दो बंदा। हाँ, नंबर ऑफ यूजर आईडीज। ठीक है ना, नंबर ऑफ यूजर आईडीज के ऊपर होता है। अगर आपकी कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉई है और दूसरी कंपनी में 5,000 है, तो दोनों को सेम कॉस्ट नहीं होगा। जिसका 5 लाख एम्प्लॉई है उसको ज्यादा कॉस्टिंग होगी, जिसका 5,000 एम्प्लॉई है उसको कम कॉस्टिंग होगी, राइट। तो पे पर यूज का मतलब है नंबर ऑफ यूजर्स के बेस पे, नंबर ऑफ यूजर आईडी, नंबर ऑफ यूजर आईडी। ठीक है ना, नंबर ऑफ यूजर आईडी। अगर मैं एसएपी से सपोज करो 10,000 आईडी खरीदूं, ठीक है, या फिर मैं 200 आईडी खरीदूं, तो कॉस्टिंग अलग अलग होगी ना, 200 आईडी का कम लगेगा, 2,000 आईडी का दो ज्यादा लगेगा, 2 लाख आईडी का। तो नंबर ऑफ आईडीज पे, जिसको हम बोलेंगे पे एज पर यूज। ठीक है, तो ये जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो इसको एसएपी ने एक नाम दिया, जिसको बोला राइज विद एसएपी। दिस इज कॉल्ड राइज विद एसएपी। राइज विद एसएपी, आपने ये वर्ड सुने होंगे शायद गूगल पे या कहीं पे, राइज विद एसएपी। तो राइज विद एसएपी क्या होता है, एसएपी का मार्केटिंग कैंपेन है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ मार्केटिंग कैंपेन। जो कैंपेन ये है कि राइज विद एसएपी, मतलब आप छोटे हो, आप सॉफ्टवेयर अपना नहीं ले सकते, हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, हम सर्वर दे रहे हैं, आप खाली यूज करो, आप राइज कर जाओ। ठीक है, विद एसएपी हमारे साथ ऊपर उठ जाओ। हम आपको एक सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर पे लेके आएंगे, सब कुछ हम बेयर करेंगे, आप सिर्फ खर्चा पे कर दो बस, वो भी एज पर योर यूसेज। तो ये छोटे कंपनीज को अट्रैक्टिव होगा कि भाई वो भी एसएपी यूज कर पाएंगे, अपना एडवांस पे जा पाएंगे। एंड उनका कोई रिस्क भी नहीं है, उन्हें सिर्फ जब तक यूज करना है तब तक पे करना है, कभी नहीं यूज करना है तो मत पे करो, बात खत्म हो जाती है, राइट। फिर क्लाउड में क्या किया उन्होंने, 2 वर्जन लेके आए। क्लाउड में अगेन एक समस्या थी। क्लाउड जो है, कंपनीज को डर था कि क्योंकि हम डेटा क्लाउड पे रखेंगे, अगर क्लाउड का मतलब है कि डाटा बेस हमारा नहीं है, ठीक है ना, मतलब सर्वर कहीं और पे है, तो हमारा डेटा यार उनके सर्वर पे, इट्स बिग रिस्क कंपनी के लिए। आप बैंक का सोचो,
ठीक है ना, SBI, JP मॉर्गन, सिटी बैंक, इनके लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। LIC डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर LIC का डेटा सपोज करो गलती से चोरी हो जाए या डिलीट हो जाए तो क्या होगा, ये कंपनी बंद होने पे आ जाएगी, इतने लॉ सूट्स पड़ जाएंगे, इतने केसेस पड़ जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप डेटा लूज नहीं कर सकते, डेटा के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या था कि क्लाउड पे लोग जाने से हिचकिचा रहे थे। भले ही सस्ता पड़ रहा है लेकिन क्लाउड पे जाना मतलब डेटा का रिस्क लेना। तो एसएपी ने क्या बोला, ठीक है हम दो काम करते हैं। एक हम डेडिकेटेड सर्वर दे देते हैं और एक शेयर्ड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है एक सर्वर जो आपको डेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, उसमें किसी और को कोई हाथ नहीं है, पूरा फुल्ली फॉर यू। ठीक है, आप बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर पे ऊपर एसएपी चलाओ, आप अपना डेटा वहां मेंटेन करो, दैट इज डेडिकेटेड। और एक शेयर्ड, शेयर्ड का मतलब है नहीं नहीं वो सर्वर 25 कंपनियों के बीच में शेयर होगा। ठीक है ना, मतलब अलग अलग कंपनियां एक ही सर्वर पे अपना प्रोग्राम एसएपी चलाएंगी, उसको बोलते हैं शेयर्ड। तो डेडिकेटेड में ऑब्वियसली इसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। और इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है ये प्राइवेट है आपके लिए, इट इज रनिंग ऑन ए डेडिकेटेड सर्वर। तो प्राइवेट क्लाउड का अपना एसएपी का सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है ना, तो मैं इसको बोलूंगा एसएपी प्राइवेट क्लाउड, जो कि एक डेडिकेटेड सर्वर पे चल रहा है। और ये हो गया एसएपी पब्लिक क्लाउड, जो कि एक शेयर्ड सर्वर पे चल रहा है। मतलब जैसे आप चला रहे हो सर्वर, मतलब वही मशीन, हाँ। उसी मशीन पे बाकी लोगों का भी चल रहा है, हालांकि आपस में कुछ वो नहीं है लेकिन चल एक ही पे रहा है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि प्राइवेट में क्योंकि आप ही को डेडिकेटेड है तो फुल अथॉरिटी आपकी है, आप जो चाहो वो करो। ठीक है ना, जैसे आपको काम करना है करो। लेकिन शेयर्ड में ऐसा नहीं है, वहां पे शेयर्ड है, फुल अथॉरिटी आपके पास नहीं है। आप सब चीजें नहीं कर सकते। आपने सडनली डिसाइड किया कि मुझे लेट्स से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाना है, जैसे अपन करते हैं ना, विंडोज अपडेट कर देते हैं, एंटीवायरस डाल देते हैं। क्योंकि लैपटॉप मेरा, मैं कुछ भी करूँ, मेरे लैपटॉप पे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डालूं, कोई भी निकालूं। लेकिन अगर यही लैपटॉप सपोज करो 5 दोस्तों के बीच में शेयर होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, पांचों का डिसीजन होता तभी हो पाता। राइट, वही चीज यहाँ पे है कि प्राइवेट आपके लिए है तो आप कुछ भी करो, जब आपको चेंजेस भेजने हैं, जो चेंजेस करने हैं, सब कुछ पॉसिबल है, फुल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है, तो ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, सारे चेंजेस आप नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में पैच अपग्रेड नहीं कर सकते, वो एसएपी करेगा, वो भी जब वो डिसाइड करेगा तब 6 महीने में एक बार। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं, यहाँ पे फुल फ्रीडम है, दिस इज लाइक फुल फ्रीडम। तो कंपनी फिर हमेशा तो यही चूज करेगी, डेडिकेटेड मतलब प्राइवेट क्लाउड, इसको कोई चूज ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कैच है, ये क्या होगा, डेडिकेटेड है तो ये क्या मिलेगा, महंगा, ये कॉस्टली होगा, दिस इज कॉस्टली। और ये शेयर्ड है तो सस्ता होगा, चीपर, लेस से लेस कॉस्ट। ठीक है, तो जो छोटी कंपनियां उनके लिए कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो वो जाएंगी शेयर्ड पे, जो छोटी कंपनियां हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो जाएंगी डेडिकेटेड सर्वर पे। ठीक है, ये क्लियर है अभी कौन किस पे जाने वाला है। मार्केट में भी क्या चल रहा है, ज्यादा परसेंटेज इसका है किस करो। मार्केट में जो कंपनीज हैं वो ज्यादा प्राइवेट क्लाउड पे हैं कि ज्यादा पब्लिक क्लाउड पे हैं। प्राइवेट पे हैं, ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट क्लाउड पे हैं क्योंकि ये उनका प्रेफर्ड चॉइस है। वो लोग कॉस्ट बियर कर सकते हैं लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये वाली कंपनियां कम है। और फ्यूचर ट्रेंड भी यही है, फ्यूचर ट्रेंड में भी ज्यादातर लोग प्राइवेट क्लाउड के लिए जा रहे हैं। उनको क्लाउड की फंक्शनैलिटी भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। यहाँ पे क्लाउड की फंक्शनैलिटी तो मिल रही है लेकिन फ्रीडम चला जा रहा है। ठीक है ना, कंपनीज आर गोइंग फॉर दिस, ये डिमांड में है। ठीक है, पहली चीज ये। अब इसमें ये जो क्लाउड फंक्शनैलिटी है ये डिफरेंट है आपकी ईसीसी से। ठीक है ना, जो पुराना ईसीसी था और बाद में जो S4 आना है, तो क्लाउड केवल S4 आना ही सपोर्ट करता है। तो अभी मार्केट में सीन क्या है कि आप ईसीसी से S4 हाना में ट्रांजिशन कर रहे हैं सब लोग। करेक्ट। दो तरीके के प्रोजेक्ट है, एक है माइग्रेशन, जो पहले ईसीसी में थे और अब हाना पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा माइग्रेशन प्रोजेक्ट। और एक है आपका फ्रेश इंप्लीमेंटेशन, जो पहली बार एसएपी लगा रहा है। जैसे मान लो राइज कर रहा है, वो राइज कर रहा है मतलब किसी और सॉफ्टवेयर से एसएपी पे आ रहा है फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम आएगा तो इसी पे थोड़ी आएगा, वो तो सीधा हाना पे ही आएगा, सीधा हाना पे आएगा। और वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेगा बताओ, कौन से वर्जन को लगाएगा। गलत जवाब, एकदम लेटेस्ट कोई नहीं लगाता। हाँ, क्योंकि वो सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जब तक वो सोल्यूशन मैच्योर नहीं हो जाता, मतलब सारे उसके बग्स फिक्स नहीं होते तब तक वो इसको लगाता नहीं। जो लेटेस्ट लगाता है वो 1 साल पीछे का लगाता है, तो अभी अगर 26 चल रहा है तो वो 2023 का या 24 का लगाएगा, एकदम 25 का नहीं लगाएगा। ठीक है ना,
हाँ, बाद में अपग्रेड करेगा, एसएपी खुद ही देता है कि वो अपग्रेड करता रहेगा एसएपी, क्योंकि क्लाउड है, एसएपी ऑन करता है तो एसएपी ही अपग्रेड कर देगा। लेकिन हमेशा एक वर्जन पीछे लेते हैं वो लोग, सो दैट वो सारे इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, कंपनी ने लगा लिए हैं। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट दो टाइप के चल रहे हैं, ECC से S4 HANA एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ये S4 HANA कब आया है? 2016 में। और कंपनी ने डिसाइड कब किया है कि हमें मूव करना है? 2020-22 के आसपास। उसके बाद भी सारी कंपनियां मूव नहीं कर पाई हैं। आज की डेट में एग्जिस्टिंग 50% कंपनियां अभी भी ECC पे हैं। 50% कौन सी? SAP की जो टोटल कंपनियां है ना, जिन उनकी 50% अभी भी ECC पे है, लाइक क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अभी तक मूव नहीं कर पाई। बट आई गेस एसएपी ने डेडलाइन दिया। एसएपी की डेडलाइन दिया है एसएपी ने कई बार। एसएपी ने पहले बोला था 2025 के बाद ECC सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इनफैक्ट पहले 22 बोला था, 22 पे 25 बोला, 25 के बाद 27 बोला, 2027 के बाद हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बोला कि नहीं नहीं, हम 2030 तक सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और वो आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एसएपी जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकती। जो उसके क्लाइंट है ना उससे बड़े हैं। एसएपी एक बड़ी कंपनी है पर उसके क्लाइंट उससे भी बड़े हैं। वॉलमार्ट अगर एसएपी यूज कर रही है तो वॉलमार्ट डिसाइड करेगी ना कि हमें एसएपी पे रहना है कि एसएपी छोड़ के निकल जाना है। आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। तो आप केवल अपना तरफ से बोल सकते हो कि हम इसके बाद करेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो क्लाइंट का है। क्या पता क्लाइंट आपसे परेशान होकर बोलते छोड़ो हटाओ एसएपी, हम जाते हो रह करते, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। तो एसएपी का फिलहाल एट द मोमेंट ये से है कि 2027 तक फ्री सपोर्ट है, ठीक है, फ्री सपोर्ट। उसके बाद 2030 तक करेगी, लेकिन पेड सपोर्ट। कंपनीज को तो उस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, पेड सपोर्ट मिलेगा 30 तक, ठीक है। उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा। सपोर्ट का मतलब है 2030 के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है ECC सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो फिक्स नहीं करेंगे। जो मैंने बोला ना यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो, सपोज करो विंडोज 2007 यूज कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट को भेज के देखो कि 2007 में कोई इशू आ रहा है, वो बोलेगा हमारा सपोर्ट बंद हो चुका है। आप एक्सपी का, विंडोज एक्सपी का नहीं कर सकते, सपोर्ट बंद हो चुका है। आपको यूज करना है आपके लैपटॉप पे करो, पर हम थोड़ी सपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है ना, हम उसका सपोर्ट बंद कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई टीम नहीं बैठेगी जो आपके इशू को काम करेगी। तो अभी एसएपी का जितना भी R&D चल रहा है, मतलब जो भी पैसा खर्च हो रहा है इस समय, एसएपी बहुत मैसिवली खर्च कर रही है अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। उसमें वो AI ला रही है, ठीक है ना। पिछले 3 साल से वो चल रहा है वर्क, अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी मार्केट में अभी आया नहीं उस लेवल पे, लेकिन ऐसे भी बहुत तेजी से काम कर रही है उसमें। एसएपी विद AI सारी तरफ फैला हुआ है इस समय, अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना सब तरफ मिलेगा आपको एसएपी विद AI। तो उसको पहले हम बोलते थे कि ERP, अब बोलते हैं इंटेलिजेंट ERP, ठीक है ना। जब आप बोलोगे AI, लेट मी राइट दिस साइड, SAP AI, तो आपने सुना होगा जूल आ गया है, ठीक है ना। जूल इज बेसिकली अ चैटबॉट। तो SAP AI आने के बाद उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट ERP। इंटेलिजेंट ERP, इंटेलिजेंट मतलब AI इनेबल्ड हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बेसिकली एसएपी काफी चीजों में AI डाल रहा है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो करेगा क्या कि जो काम आप करने में 4 घंटा लगाते थे वो शायद वो मिनट्स में करेगा, ठीक है। मतलब रहेंगे कंसल्टेंट, कंसल्टेंट्स को ही काम करना है, लेकिन उनकी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी। सपोज करो कि आप जैसे मान लो कि पहले क्या था कि पहले वेंडर का इनवॉइस आता था, इनवॉइस देखते थे, सिस्टम में पंच करते थे। फिर बाद में वो आ गया कि वो स्कैन करेगा, अपने आप ही रीड कर लेगा, ठीक है ना, कि इनवॉइस अमाउंट रीड कर लेगा, टैक्स रीड कर लेगा, वेंडर का नाम रीड कर लेगा और डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा। उसके ऊपर बढ़ के ये आ गया कि वो AI चेक भी कर लेगा कि ये इनवॉइस कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अभी तक ये फंक्शनलिटी नहीं थी। अभी तक था कि केवल आप स्कैन कर पाते थे, स्कैन करके पोस्ट कर लिया। लेकिन अब AI चेक कर लेगा, स्कैन करते ही डेटा मिल गया, डेटा को देख लेगा कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, राइट, वो इमीडिएटली बता देगा इट्स अ डुप्लीकेट इनवॉइस ना। तो ये AI उसमें आ चुका है। सेकंड, जैसे आप कोई रिपोर्ट निकालते थे, सपोज करो बिजनेस को रिपोर्ट निकालना है, तो बिजनेस क्या करता था? बिजनेस जाएगा किसी टी कोड पे, वहां पे पैरामीटर्स पुट करेगा, मतलब इनपुट डालेगा कि मुझे ये कस्टमर का रिपोर्ट चाहिए इस दिन से इस दिन तक का, और रन करेगा। तो उसको वो ट्रेनिंग लगती थी कि यार उसको ट्रेन करना पड़ेगा कौन सा टी कोड पे जाना है, क्या करना है, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है। खत्म, सब चैटबॉट है। बिजनेस सिर्फ वहां लिखेगा, लिखेगा भी नहीं, अब तो बोल देगा। वहां पे स्पीकर ऑप्शन ऑन करेगा और बोल देगा आई वांट रिपोर्ट ऑफ दिस कस्टमर फ्रॉम दिस डेट टिल दिस डेट, ना, शो मी डेटा इन टेबुलर फॉर्म, ऑल्सो शो मी इन ग्राफ, डाउनलोड द रिपोर्ट फॉर मी, सबमिट। वो रिपोर्ट बैकएंड में जाके बन के डाउनलोड होके उसके सामने रहेगा। ठीक है ना। तो वो सिर्फ बोलना आना चाहिए उसको, और बिजनेस को समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। बाकी काम वो यही से कराएगा। तो वहाँ काफी चीजें आसान हो चुकी हैं। जैसे अभी मैं ऑफिस में एक डिबग में था, तो प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग, एक टेम्पलेट था, एक्सेल शीट टेम्पलेट था, उसमें डेटा फिल करते हैं और SAP में अपलोड करते हैं।
तो एक प्रोजेक्ट आया था कि आप एक काम करो, टेम्पलेट में एक और फील्ड ऐड करो, हमें डेटा अपलोड करना है और एसएपी में पोस्ट होना चाहिए। तो वो टेस्टिंग चल रही थी, तो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वो फेल हो रहा है। और जो डेवलपर था हमारे साथ वो जूनियर था, फ्रेशर था, तो वो ज़्यादा ठीक से डिबग भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो नया नया है, उसको अभी 1 महीने की ट्रेनिंग मिली है, कैसे कर पाएगा। तो उसको भी नहीं आ रहा है कि डिबग में कैसे चेक करना है, क्या करना है। तो हम लोग स्टक थे। अगर इमेजिन करो वहीं पे हमारे पास जून होता, तो हम सीधा उसको इंस्ट्रक्शन दे देते कि ये टेम्पलेट है, ये हम एसएपी में अपलोड कर रहे हैं ना, तो टेल मी कि ये कहाँ कहाँ डेटा जा रहा है। वो हमें दिखा देता कि आपके एक्सेल में ये डेटा है, ये यहाँ यहाँ जा रहा है, ये स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। हम उसको बोल देते हैं कि टेल मी व्हाई इट इज नॉट पिकिंग अप माय फील्ड, वो रीजन देख के बता देता तो उससे कोड लेवल पे। कम नहीं होगी। कंसल्टेंट्स इससे कम होंगे थोड़े से, जो जिनका स्किल लेवल अप टू मार्क नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जिनको पता ही नहीं है कि हम एआई यूज करना आता है, लेकिन आपको अगर एसएपी का डोमेन नॉलेज ही नहीं है, कि बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो कि पेबल क्या है, रिसीवेबल क्या है, डेबिट मेमो क्या है, क्रेडिट मेमो क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, उनके लिए बिग प्रॉब्लम ना। जिनको डोमेन नॉलेज नहीं है, बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। जिनकी स्किल अच्छी है, जो उस लाइन के ऊपर है, उनकी डिमांड और बढ़ेगी, उनकी सैलरी और बढ़ेगी। तो अभी दो फैक्टर होने वाला है, एक जो हाईली स्किल्ड है उनकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, जो लो स्किल्ड है उनकी रिक्वायरमेंट घटती चली जाएगी। उनका तो मतलब एलिमिनेट ही हो जाना है अल्टीमेटली। तो हमें उस लाइन के ऊपर आना है। ठीक है, हमें बिजनेस प्रोसेस समझना है, सिर्फ फंक्शनैलिटी समझनी है। एआई जब आएगा तो आप सीख लोगे। ठीक है, कि अल्टीमेटली एआई वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, केवल उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है, वो बेटर कर रहा है वो ना। तो अगर ये एआई होता तो मैं उसको बोल देता कि भाई ये प्रोग्राम है, इसको डिबग करके, ये हमारा इनपुट टेबल है, मतलब सॉरी एक्सेल शीट है, इसको बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फटाक से वो भी दे देता। और ये भी लिख देता कि प्रोग्राम में कहाँ पे चेंजेस करने को दे देता। एट दिस कोड इन दिस प्रोग्राम इट विल फिक्स द इशू। आपको बोलता है शुड आई डू इट, आप बोलोगे यस, वो अपडेट कर देगा। राइट। फिर बोलेगा शुड आई डू द टेस्टिंग, आप बोलोगे यस, वो टेस्टिंग कर देगा। बराबर है। डू यू वांट टू मूव दिस टू क्वालिटी, आप बोलोगे यस, उसको क्वालिटी में मूव कर देगा टेस्टिंग के लिए, राइट, ताकि यूएटी कर सको। तो वो एआई सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन एआई सब कुछ नहीं करेगा, वहां पे ह्यूमन लूप आना पड़ेगा, नहीं तो एआई अगर गलत करने लगा तो उसको रोकेगा कौन। और कंपनी में आप रिस्क नहीं ले सकते। और बहुत सारे नियम कानून आ चुके हैं कि एआई से आप क्या करा सकते हो, क्या नहीं करा सकते। तो सब तरफ वो फॉलो हो रहा है। जैसे सबसे पहले यूरोप में आया है, उनका पॉलिसी बन गया है, पॉलिसी मतलब लॉ बन गया है कि एआई से अगर कोई भी चीज करा रहे हो तो उसका अकाउंटेबिलिटी, उसका ट्रांसपेरेंसी मस्ट है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कभी किसी ने क्वेश्चन रेज किया कि ये अमाउंट कैसे आया, तो आप प्रूफ कर पाओ। जैसे एआई ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए कि डाला कुछ और निकला कुछ, हमें पता ही नहीं अंदर क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रूफ कर पाओ कि पीछे क्या हुआ है, और हर बार वो कंसिस्टेंट आंसर दे रहा है कि नहीं। अगर वो हेलुसिनेट कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन लूप बहुत जरूरी है। तो ये जो ह्यूमन लूप आ रहे हैं, मतलब जो कंसल्टेंट आएंगे, ये वो होंगे जिनको एसएपी की अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग है, एआई की अंडरस्टैंडिंग है, एआई को यूज कर पा रहे हैं। बराबर है, और उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, मोबाइल में कुछ है इसका। बताता हूँ, उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और अदर साइड पे जिनको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, सिर्फ एसएपी के कुछ टी कोड वी कोड जान गए हैं, प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनकी डिमांड घटती जाएगी। ठीक है। यहाँ पे करना क्या होगा जॉब पाने के लिए। तो अभी जो मैंने इतनी चीजें बताई है ना, ये अगर आप नेट पे पढ़ोगे तो कहीं एक जगह मिलेगा नहीं आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और इतनी क्लैरिटी के साथ भी नहीं मिलेगा अब इंडस्ट्री में हो तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है। हम बात कर रहे हैं एसएपी की। तो एसएपी बेसिकली कंपनी लगा रखी है अपने बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए, नॉट जस्ट रन करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स से ये कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है। बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या है कि बिजनेस को रन करने के लिए जो चीजें आपको करनी पड़ती हैं, जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर कि सपोज करो आपको किसी ऑफिस में इंटर करना है। ठीक है ना। आप अगर जा रहे हो और कंपनी में एंट्रेंस होगा जहाँ पे आपको अपना कार्ड स्वाइप करना होगा, कार्ड स्वाइप करके अंदर जाओगे। और अगर आप कोई बैग लेके जा रहे हो तो बैग को स्कैन करना पड़ेगा स्कैनर में। चाहे वो टिफिन बॉक्स हो, चाहे वो लैपटॉप बैग हो, आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन अगर फेल हो जाता है, कई बार होता है कि स्कैन किया आपने लेकिन वो रीड नहीं किया प्रॉपरली, तो उसके आगे एक डेस्क लगा होगा जहाँ पे आपको फिजिकली दिखाना पड़ेगा कि देखो मेरे बैग में ये चीजें हैं। उसके बाद ही आपको अंदर जाने को मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस चीज का है, अंदर जाने का, एंट्री प्रोसेस। सिमिलरली अगर आपको बाहर आना है, सेम काम। आपको बैग को स्कैन करना है, स्कैन नहीं हुआ तो आपको फिजिकली दिखाना है खोल के चेन में। हो गया, फिर उसके बाद आपको आई कार्ड स्वाइप करना है कि मैं बाहर जा रहा हूँ।
ठीक है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गोइंग आउट। तो हर चीज में एक प्रोसेस होती है कंपनी में, तभी कंपनी चलती है, राइट, प्रॉपर प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम एज अ कंपनी कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं, कंपनी बेचती है, ठीक है ना, कंपनी सेल करती है। तो कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही है, और जो बेच रही है या तो वो खरीद के बेच रही है या बना के बेच रही है। खरीद के बेच रही है मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी होती है। वॉलमार्ट कुछ बनाता नहीं है, जीरो, मैन्युफैक्चरिंग जीरो है वॉलमार्ट में, सब कुछ खरीद के बेचते हैं, ठीक है ना। नाइकी बनाता नहीं है, नाइकी के जूते खुद नहीं बनाता वो, सब कुछ पाकिस्तान, फिलीपींस, वियतनाम और इंडिया में बनता है। नाइकी के सारे जूते इन 4 घंटे में बनते हैं, और वो सिर्फ ठप्पा मार के बेचते हैं, ठीक है। तो कंपनी कुछ बना भी सकती है, बेच भी सकती है, मतलब ट्रेडिंग भी कर सकती है। तो अल्टीमेटली आपके डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? आपका एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, ये है मेरा सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये डिपार्टमेंट बेसिकली काम करती है बेचने का, कस्टमर लाने का, खोजने का, नेगोशिएशन करो, फाइनली डील करो, ऑर्डर लेके आओ। इनका काम है ऑर्डर लेके आना, कस्टमर्स के साथ इंगेज करना, उनको डेमो देना, कन्विंस करना, नेगोशिएट करना और ऑर्डर लेके आना। एक दूसरा डिपार्टमेंट है आपके पास, लेट्स से वो है मैन्युफैक्चरिंग का। इनका काम है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, इन केस अगर मैन्युफैक्चरिंग है आपके पास, ठीक है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना। तो इनके पास क्या होगा, मशीनें होंगी, प्लांट है, फैक्ट्री, मशीनें हैं, लोग हैं, वो सब काम कर रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं, बना बना के दे रहे हैं। इनका काम बेचना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एक डिपार्टमेंट होगा आपके पास, लेट्स से मटेरियल डिपार्टमेंट। मटेरियल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है, मटेरियल को ओन करते हैं वो। कंपनी में जितना भी माल है सब कुछ मटेरियल डिपार्टमेंट ओन करता है। माल घटा तो इनकी जिम्मेदारी, माल किसी को भेजना है, किसी कस्टमर को इशू करना है, डिलीवरी करनी है, तो यहीं से जाएगा, इन्हीं के पास गोदाम है। तो मटेरियल डिपार्टमेंट ही गोदाम को ओन करती है, ठीक है ना, वेयर हाउस को। और इन्हीं का एक हिस्सा है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, जो परचेज करती है। कभी सामान कम पड़ गया तो यही लोग हैं जो वेंडर को रीच करेंगे और बोलेंगे हमें सामान भेजो, ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। जब सामान आ जाएगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग टीम को भेजेंगे, लो बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग टीम बना लेगी तो वापस मटेरियल को भेजेगी, लो रखो हमने बना दिया, फिनिश गुड, बराबर है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस का, लेट मी पुट हियर, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बताओ, फाइनेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल्स मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, हमारा बैलेंस शीट क्या है, हमारा पीएनएल क्या है। जब भी कोई खर्च होगा तो कोई अप्रूव करेगा, बजट मिलेगा, राइट, फंडिंग देखना पूरा, सब कुछ पैसे का लेन देन फाइनेंस देखेगा। कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पड़ रही है, ताकि बैलेंस शीट पीएनएल हमारा अप टू डेट रहे। एक और डिपार्टमेंट होगा इसका, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, बराबर है। एचआर डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज की हायरिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रमोशन, उनका एग्जिट, लेबर्स की हायरिंग, लेबर्स का सैलरी, सब कुछ एचआर डिपार्टमेंट। इस तरह से और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि एक डिपार्टमेंट बना दूं मैं, इधर रख लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग के पास। लेट्स से दिस इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिसका काम है मेंटेनेंस करना। ये डिपार्टमेंट देखती है कि जब भी कोई मशीन खराब हुआ उसका मेंटेनेंस करो, इनफैक्ट खराब होने का वेट नहीं करना है। मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, मतलब पहले से प्लान्ड है कि हमें 3 महीना बीतने के बाद एक दिन पूरे मशीन को वापस से रिपेयर करना है। और एक होता है अनप्लान्ड, जहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है अब ठीक करना है, ठीक है ना, वैसा वाला। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो बहुत हैवी मशीन्स में डील करती है, मतलब बॉयलर चल रहे हैं वहाँ पे, या फिर रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी का प्लांट देखोगे तो वहाँ लोग बहुत कम दिखेंगे आपको, वहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें लगी दिखेंगी और 24 घंटे चल रही हैं। तो उनमें मेंटेनेंस ही सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, जो लोग दिखते हैं ना वो भी ग्लव्स पहन के मेंटेन ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट होगी। अल्टीमेटली कंपनी क्या कर रही है, ऑर्डर लेके आ रहा है कौन, सेल्समैन, यहाँ पे सेल्स बंदा है। तो लेट्स से ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर से सब कुछ बातचीत हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। तो ये कस्टमर है जिसने हमें ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आया। तो जब ये ऑर्डर आएगा तो कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर खरीद रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो कस्टमर हमें क्या इशू करेगा, पीओ। हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, सेल्स ऑर्डर। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। तो कस्टमर की साइड से परचेज ऑर्डर आता है और हम उसको लेकर के सेल्स ऑर्डर पंच करते हैं, सेल्स टीम पंच करती है। ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर में सब लिखा होगा, कौन सी डेट पे चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, किस डेट पे, डिलीवरी एड्रेस, सब कुछ होगा, राइट, जो भी होता है। दैट विल ऑल बी इन सेल्स ऑर्डर। अब क्या है कि ऑर्डर ले लिए हैं तो अब डिलीवर करना है। सामान कहाँ है, मैन्युफैक्चर, सॉरी, मटेरियल के पास, गोदाम में, इनके पास गोदाम है। इनके पास यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेयर हाउस है, वेयर हाउस बोलो या स्टोरेज लोकेशन बोलो, दिस इज माई गोदाम।
डिफरेंट सर्कल लेता हूँ, वेट। ये गोदाम है, इस गोदाम का ओनर है मटेरियल डिपार्टमेंट, सामान हमारे गोदाम में है। तो आपको मटेरियल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना कि भाई ये डिलीवर करना है, ऑर्डर आया है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा उनको हमें इन्फॉर्म करना है। तो मतलब कम्युनिकेशन कहाँ जाएगा, मटेरियल्स डिपार्टमेंट को जाएगा। सेल्स टीम मटेरियल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगी। मटेरियल डिपार्टमेंट ने देखा कि भाई यार यहाँ पे जो है हमारे वेयर हाउस में सामान है नहीं, उतना कम है, ठीक है ना, इट इज लेस, उतना नहीं जितना हम डिलीवर कर पाए, जितना कस्टमर मांगा है। तो क्या होगा, हाँ अब उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इमेजिन करो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन जाएगी मटेरियल टीम से मैन्युफैक्चरिंग के पास। मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा ठीक है यार, हम मैन्युफैक्चर करने को रेडी है, लेकिन हमें रॉ मटेरियल दो आप। रॉ मटेरियल किससे मिलेगा, मटेरियल से मिलेगा। तो मटेरियल टीम को इन्फॉर्मेशन गई कि आप रॉ मटेरियल भेजो हमें। रॉ मटेरियल उन्होंने दिया, उनके पास लेबर है, मशीन है, प्लांट पे, फैक्ट्री पे, काम पे लग जाएंगे सब। तो जब यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आपको प्रोड्यूस करना है, तो उनके लिए क्या आता है, प्रोडक्शन ऑर्डर, दिस कॉल्ड प्रोडक्शन ऑर्डर, कि उनको प्रोड्यूस करना है। तो वहाँ सब लिखा रहेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी की, सब कुछ लिखा रहता है। तो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो मटेरियल इधर से आया, प्रोडक्शन में बहुत सारे खर्चे होंगे, लेबर आवर्स, लेबर काम कर रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, तो बहुत सारा खर्चा आने वाला है। वो सब खर्चे का हिसाब किताब कौन करेगा, फाइनेंस टीम करेगा, राइट। उसके बाद अल्टीमेटली आपका फिनिश गुड बन जाएगा। फिनिश गुड बनने के बाद डायरेक्टली कस्टमर को नहीं आता है, फिनिश गुड बनने के बाद मटेरियल टीम के पास आएगा। तो मटेरियल टीम उसको लेगा, गुड्स का मूवमेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे सेल्स टीम को कि यस मटेरियल इज रेडी, मतलब मटेरियल टीम बोलेगा सेल्स को कि मटेरियल इज रेडी, वी कैन डिलीवर। तो फिर क्या करोगे आप, सेल्स ऑर्डर आने के बाद आप कस्टमर को डिलीवरी भेजोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपका जो ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बाद हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। डिलीवरी किया, सामान गया कस्टमर की तरफ। तो जब सामान जाएगा तो बहुत सारा उसके पहले भी लिखा पढ़ी होगा ना, उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, पिक करना, पैक करना, गाड़ी पे लोड करना, डिस्पैच करना। अल्टीमेटली हम उसको बिल करेंगे, फोकट में तो दिया नहीं हमने, तो हम उसको बिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड बिलिंग। तो बिलिंग में कैसे होगा, बिलिंग भी आप जब करोगे तो आपको एक बिल भेजना है कस्टमर को, बराबर है। तो बिलिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स टीम की। सेल्स टीम कस्टमर को बिल भेजती है। और ये सारे काम एसएपी के अंदर होते हैं। डिलीवरी भी एसएपी में ही क्रिएट हो रही है, वहां पे लिखा पढ़ी हो रही है। बिलिंग डॉक्यूमेंट भी एसएपी से ही जनरेट होगा, वहां पे एक सॉफ्ट कॉपी बनेगा, पीडीएफ। एक पीडीएफ होगा जो बेसिकली बिल है, वो बिल कस्टमर के ईमेल पे जाता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा कस्टमर, उसके लिए पे करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर पेमेंट, आपको कस्टमर पे कर रहा है। तो कस्टमर जब पे करेगा तुरंत पे नहीं करेगा। आपने जब उसको बिल किया है तो बिल में लिखा है कि अगले 20 दिन का टाइम है, उसके बाद पे करना पड़ेगा। तो 20 दिन तक नहीं पे करेगा, वो 21वें दिन पे पे करेगा। उसको बोलते हैं पेमेंट टर्म्स। जब ड्यू हो जाएगा पेमेंट 20 दिन के बाद, तब वो पे करेगा। जब पेमेंट आएगा तो कैसे आएगा, आपके बैंक में आएगा। या तो वो चेक देगा या तो बैंक में देगा। चेक आजकल कोई देता नहीं है, ओल्ड हो गया, खत्म हो गया। अब तो पेमेंट बैंक में ही आएगा सीधा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से। तो बैंक में जब आएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यार किसका पेमेंट आया। सपोज करो आपके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ना ये पैसा किसका आया है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि उस पैसे को आप सही जगह असाइन करो, कि ये इस बिल का पेमेंट था, इस कस्टमर ने पे किया था। तो कस्टमर करता क्या है, जब वो पेमेंट करता है बैंक में तो आपको ईमेल भी भेजता है, कस्टमर एडवाइस। कस्टमर आपको एडवाइस भेजता है, एडवाइस मतलब ईमेल, उसमें लिखा रहता है कि मैंने इस इनवॉइस का पेमेंट किया है, इस बिल का पेमेंट किया है, इतना अमाउंट पे किया है, ये उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, सब भेजता है ताकि आप बैंक अकाउंट के साथ मैच कर सको। उसको बोलते हैं कैश एप्लीकेशन। कैश जो आया है उसको, कैश मतलब बैंक में पैसा, कैश जो आया है उसको इनवॉइस को अप्लाई करना, कैश एप्लीकेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है, क्योंकि यहीं से पैसा आ रहा है कंपनी के पास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी दूसरा प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेल्स का प्रोसेस है, कुछ नहीं। P2P भी सेकंड नंबर पे आएगा, सबसे ज्यादा ओटीसी, ऑर्डर टू कैश। तो इसको बोलते हैं ओटीसी, ऑर्डर टू कैश। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस फॉर एनी कंपनी। ये इसको हम बोलेंगे ओटीसी, ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर मतलब सेल्स ऑर्डर, कैश मतलब जो पेमेंट आया उसको कैश बोल रहे हैं, हालांकि वो बैंक में ही आएगा, ऑर्डर टू कैश। तो यहाँ पे सेल्स टीम इन्वॉल्व है, मटेरियल टीम इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग टीम इन्वॉल्व है क्योंकि उनको बनाना पड़ा। बिलिंग अगेन सेल्स टीम करती है, कस्टमर का पैसा आ रहा है तो फाइनेंस इन्वॉल्व है। फाइनेंस खैर यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, क्योंकि लिखा पढ़ी तो करी भी है फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या है, सबके साथ इंटीग्रेटेड है। जब आप सामान भेजते हो तो मटेरियल के साथ लिंक हो रहा है, जब सामान बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ लिंक हो रहा है। अगर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा किया है तो मेंटेनेंस के साथ लिंक हो रहा है। अगर सेल्स की बिलिंग कर रहे हो तो
सेल्स के साथ लिंक हो रहा है, पैसा आ रहा है तो सेल्स, तो फाइनेंस का इंटीग्रेशन सबके साथ है। तो फाइनेंस एक ऐसा मॉड्यूल है जो सबके साथ इंटीग्रेटेड है एवरीवेयर। इसलिए फाइनेंस की कंसल्टेंट की डिमांड हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। और एसएपी और एआई में जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं, मैक्सिमम इनोवेशन फाइनेंस के लिए ही है। फाइनेंस सबसे कनेक्टेड है, और इसलिए फाइनेंस को थोड़ा टफ मानते हैं बाकी मॉड्यूल से। बाकी किसी भी मॉड्यूल के कंसल्टेंट से बात करोगे ना, तो उसके नज़र में हमेशा रहता है, अरे तुम तो फाइनेंस के हो भाई, मतलब तुम टफ मॉड्यूल हैंडल कर रहे हो। फाइनेंस एचआर से भी रहेगा, सैलरी पेमेंट करना है, राइट, फाइनेंस इज एवरीवेयर। तो ये हो गया ओटीसी। उसके बाद सपोज करो हमने जब उनको बोला था कि भाई मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर ने मटेरियल को बोला, मटेरियल ने बोला सामान नहीं है, तो सामान खरीदना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस सॉरी मटेरियल डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट है परचेजिंग, जो इसी का हिस्सा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, दिस इज परचेजिंग, परचेज डिपार्टमेंट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खरीदने की, परचेज डिपार्टमेंट। वो क्या करेंगे, वो वेंडर को रीच करेंगे कि भाई हमें सामान चाहिए। तो जैसे यहाँ कस्टमर लिखा था, लेट मी राइट वेंडर, इस कस्टमर को डिफरेंट कलर में कर देता हूँ जस्ट टू हाईलाइट। अब यहाँ लिखता हूँ वेंडर। तो हमारी जो परचेज डिपार्टमेंट होगी वेंडर को रीच करेगी, और हम लोग क्या भेजेंगे वेंडर को, पीओ, परचेज ऑर्डर भेजेंगे। हम यहाँ से वेंडर को परचेज ऑर्डर इशू करेंगे, वेंडर नीचे रख देता हूँ। इस बार हम खरीद रहे हैं, वी आर इशूइंग परचेज ऑर्डर। हाँ, हमने परचेज ऑर्डर भेजा वेंडर को। तो परचेज ऑर्डर भेजने का मतलब क्या है, एक ईमेल जाएगा जिसमें पीडीएफ होगा, पीडीएफ में सब लिखा रहेगा, ये माल चाहिए इतनी क्वांटिटी में, इस डेट पे, इस लोकेशन पे, इस प्राइस पे, सब कुछ रहेगा, राइट। और वेंडर क्या करेगा, सामान भेजेगा। जब सामान आएगा तो हम उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी अगर ठीक लगा तो उतार के रखेंगे, नहीं ठीक लगा तो वहीं से रिटर्न। सपोज हमने उतार के रख लिया, क्वालिटी ठीक लगा, तो आप करोगे सिस्टम में गुड रिसीट। ठीक है, हमने सामान लिया, उसको बोलते हैं गुड रिसीट। गुड रिसीट करोगे, उसके बाद वेंडर ने भी फोकट में नहीं दिया है, वो आपको बिल भेजेगा, उसको बोलते हैं इनवॉइस रिसीट, वेंडर इनवॉइस। इनवॉइस आ गया, इनवॉइस को वेरीफाई किया कि इनवॉइस सही है कि गलत है। तो जब वेरिफिकेशन करते तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा ना हो कि हमारा होना चाहिए था 1 लाख और वेंडर ने भेज दिया 1,50,000 और हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको वेरीफाई करोगे, अमाउंट सही है कि नहीं, राइट, क्वांटिटी सही है कि नहीं, सब कुछ वेरीफाई करोगे। अगर सब कुछ सही है तो ही एक्सेप्ट करोगे इनवॉइस को। तो इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलेंगे आईआर। अब इनवॉइस आया है तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ चुकी है, अब हमें पे करना है। हम भी तुरंत पे नहीं करेंगे, वेंडर के साथ हमारा पेमेंट टर्म्स है, हमें 30 डेज का टाइम है। हम 30 दिन तक नहीं पे करेंगे, हम अर्ली पेमेंट करेंगे तो हमारा लॉस है, हमें जो बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो हम उसको अल्टीमेटली वेंडर पेमेंट करेंगे 30 दिन के बाद, एज पर पेमेंट टर्म्स। ठीक है, ये पेमेंट हम करेंगे। तो यहाँ पे ये सब काम एसएपी में हो रहा है। ये हमारा बिजनेस प्रोसेस है कि पीओ होगा, हम इशू करेंगे, हम गुड रिसीव करेंगे, इनवॉइस करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, दिस इज द बिजनेस प्रोसेस। इसमें पीओ भी सिस्टम में क्रिएट होगा एसएपी में, गुड रिसीट जब करेंगे तो सिस्टम में अपडेट करेंगे, अकाउंटिंग अपने आप होगी। इनवॉइस जब बुक करेंगे सिस्टम में होगा, पेमेंट रन फुल्ली ऑटोमेटेड है, मैनुअली नहीं करना है हमें कुछ, पेमेंट रन पूरा ऑटोमेटिक है। तो ये पूरा काम जो है हमारा एसएपी में होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, P2P प्रोसेस। दिस इज माई प्रोक्योर टू पे, यहाँ पे पीओ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, प्रोक्योर टू पे, दिस इज कॉल्ड P2P। ठीक है, प्रोक्योरमेंट से लेके पेमेंट तक, और ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड है उनका पेमेंट प्रोसेस। ठीक। तो ये इसमें कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व है, आपकी परचेस टीम विच इज पार्ट ऑफ मटेरियल, गुड रिसीव हुआ अगेन मटेरियल टीम गोदाम में रखेगी, इनवॉइस आया फाइनेंस वेरीफाई करेगा, पेमेंट फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर वो वाला तो होता है कि जब सैलरी जाएगी तो अकाउंटिंग एंट्री फाइनेंस करेगा। ठीक है, गोदाम में भी कुछ भी खर्चे हो रहे हैं, गोदाम सपोज करो रेंटेड है, तो वो रेंट फाइनेंस पे पोस्ट होगा, तो हिसाब किताब फाइनेंस करेगा। फिर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाईली इंटीग्रेटेड है फाइनेंस के साथ। आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट आएगा, मटेरियल का, लेबर का, मशीन्स का, राइट, सबका कॉस्ट आप हिसाब किताब करोगे। तो एसएपी ये सब कर रहा है। अब ये क्या है कि यहाँ पे कंपनी की बात करो, कंपनी में एक सेल्स ऑर्डर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपके पास सपोज करो इस तरह के सैकड़ों ऑर्डर्स आ गए, सेल्स ऑर्डर सैकड़ों आ गए। आपके पास गोदाम में एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री लिमिटेड होगी, आपको सपोज करो वो मटेरियल बनाने में, वो फिनिश गुड बनाने में 50 रॉ मटेरियल लगते हैं। उस 50 रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो रहा होगा। तो अगर आप मैनुअली देखने जाओगे कि हम इतने ऑर्डर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी अलग अलग डेट्स के ऑर्डर हैं, किसी की डिलीवरी कल की है, किसी की परसों की, किसी की 10 तारीख की, अलग अलग डेट्स की, और आपके पास 25 कंपोनेंट्स है, 25 रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल में ये वाला मटेरियल इतना शॉर्टेज पड़ रहा है, वो वाला इतना शॉर्टेज, मैनुअली हिसाब किताब करना बड़ा मुश्किल है।
मैनुअली फिगर आउट करना कि हम कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी खरीदे बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा खरीद लोगे तो भी प्रॉब्लम है, खरीदने का पैसा दोगे, स्टोरेज में और खर्च करोगे, तो एक्सेस भी नहीं खरीद सकते, जितना चाहिए उतना ही खरीदना है। तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे भी एक ऑप्शन देता है, उसको बोलते हैं एमआरपी रन। एमआरपी रन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मतलब कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी प्लानिंग, और वो रन बोल रहा है मतलब कोई प्रोग्राम चलाओगे वो अपने आप कर लेगा। यहाँ पे ये टी कोड होता है जिसको वो चलाते हैं, वो करता क्या है, आपके जितने भी सेल्स ऑर्डर है सबको रीड कर लेता है, कब कितना डिलीवर करना है। आपका जितना भी मटेरियल है, 25-50 मटेरियल, सबकी क्वांटिटी देख लेता है एग्जिस्टिंग कितनी है। आपके आगे की डिलीवरीज भी देख लेता है, हो सकता है पहले ही आपने पीओ रेस कर रखा हो जिसकी डिलीवरी आने वाली है, वो भी देख लेता है। सब कुछ रीड करके आपको बता देता है कि आपको ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी में देख खरीदना चाहिए इस डेट पे। तो उसका आउटपुट क्या आता है, अपने आप आपके परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग वेंडर के साथ अपने आप, सही सही एकदम कैलकुलेशन करके उसका आउटपुट आता है प्रोडक्शन ऑर्डर। एक तो परचेज ऑर्डर, एक प्रोडक्शन ऑर्डर, एमआरपी रन। तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ठीक है, फाइनेंस यहाँ कहीं इन्वॉल्व नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इस सिस्टम में परचेज ऑर्डर कैसे बनते हैं, सारे परचेज ऑर्डर मैनुअली क्रिएट नहीं होते हैं, बहुत सारे परचेज ऑर्डर सिस्टम अपने आप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने आप क्रिएट करके वेंडर को इशू नहीं कर देगा, कोई अप्रूव करेगा, क्योंकि कंपनी में हर चीज अप्रूवल के मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। तो जब ये बनेगा तो पहले वो इशू नहीं होगा, जब इसका अप्रूवल होगा तब जाएगा वेंडर को। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा, कोई इसको अप्रूव करेगा, तब ये जाएगा प्रोडक्शन ऑर्डर टीम को, प्रोडक्शन टीम को ना। अप्रूवल वर्कफ्लो भी बन जाता है हाँ, अप्रूवल वर्कफ्लो पे भी होता है काम, हालांकि हमारा वहाँ रोल नहीं है, दैट इज लाइक अबाउट एंड टेक्निकल टीम का काम है वो, कि ईमेल, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे अप्रूवल है ना, ईमेल ट्रिगर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने समझो मैं इंजीनियर कंसल्टेंट हो गया इंडिविजुअल हाँ। फैक्ट्री में, मेरे पास सिर्फ 1 लाख का पीओ रेस करने की अथॉरिटी, हम्म। अगर 2 लाख का है तो मेरे से ऊपर जाना चाहिए। वो तो स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है हाँ ना, वो स्टैंडर्ड है। अभी तक जो बताया वो क्लियर है। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी दो प्रोसेस के नाम लिए हैं, एक आपका ओटीसी, दूसरा आपका पी2पी। इसके अलावा और भी है, ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे कि लेट्स से एसेट का काम कैसे होता है, क्योंकि एसेट भी तो है कंपनी में, मतलब फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन होगा। तो फाइनेंस जो है फिक्स्ड एसेट को ओन करती है, मतलब उनका डिप्रिसिएशन होगा तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये मेरा एसेट है, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट नॉट करंट एसेट। तो इनका डिप्रिसिएशन कैसे होगा, इनका अकाउंटिंग कैसे होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, वो सब कुछ आप फाइनेंस वाले ही करते हैं। तो एसएपी इस मामले में बहुत स्ट्रांग है, एसएपी का एसेट अकाउंटिंग काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो वहां पे चीजें कैसे होती हैं वो जब हम आएंगे सिस्टम पे तब देखेंगे। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है हमें, एसेट क्लास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, आपकी लॉ क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सब आएगा इसके अंदर। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है अकाउंट्स रिसीव, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का मतलब है P2P प्रोसेस, ठीक है। एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब ओटीसी प्रोसेस। एक हो गया फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग, ठीक है। एक हो गया टैक्स अकाउंटिंग, कि जब आप खरीदते बेचते हो तो टैक्स भी तो लगता है। और सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, अल्टीमेटली जब कुछ भी करोगे तो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए ना, कोई अकाउंट डेबिट होगा कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, दैट कम्स अंडर जीएल अकाउंटिंग, ठीक है। तो जीएल अकाउंटिंग का मतलब है डेबिट क्रेडिट, कि आप किसको डेबिट कर रहे हो किसको क्रेडिट कर रहे हो, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी। तो ये सब आते हैं फाइनेंस के अंदर। इसके अलावा कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग के अंदर आता है कंट्रोलिंग एरिया, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, सेगमेंट कुछ होता है वो भी हमें समझना होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। देन यू कम अक्रॉस इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग, डब्ल्यूबीएस अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है ऑपरेटिंग कंसर्न। ऑपरेटिंग कंसर्न जो मैं लिखता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर आजकल नया वर्ड आया है मार्जिन एनालिसिस, इट इज सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। हमें ये सीखना होता है, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो हमारा जो कोर्स है वो फीको है, FICO, मतलब फाइनेंस भी उसमें कवर होगा और उसमें कंट्रोलिंग भी कवर, इट इज FICO। और हमारा कोर्स खाना पे है,
S/4HANA एंड फ्यूरी, हम दोनों, मतलब S/4HANA के अंदर ही फ्यूरी उसका फीचर है। हम S/4HANA पे करेंगे सब कुछ, उसी सर्वर भी वही मिलेगा, मैं भी उसी पे सिखाऊंगा, वही चलेगा, हम इसी सर्वर को हाथ में लगाने वाले हैं। और हमारा फ्यूरी पे हम लगातार करते जाएंगे, जो भी हम कर रहे हैं वो सब फ्यूरी पे भी होगा और GUI पे भी, ठीक है ना, दोनों पे करेंगे हम। ये जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत सारे टीमों के कंसल्टेंट्स, हम्म। ऐसा जरूरी नहीं हर कोई सब मॉडल पे काम करे। हाँ करेक्ट। हम लोग यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि एक पर्सन सब पे काम नहीं करता है, विच इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि इंडस्ट्री में जब काम करोगे ऑफिस में, तो आपको प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टीम है, हर किसी को एक डेडिकेटेड वर्क मिला है। तो हो सकता है कोई सिर्फ GL अकाउंटिंग में काम कर रहा है, कोई सिर्फ AP में कर रहा है, कोई सिर्फ AR में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप कंसल्टेंट के रूप में जाते हो ना, तो कंसल्टेंट को सब आना चाहिए। मोस्टली वो इंडिविजुअल केस में होता है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक। कंसल्टेंट के रूप में जाओगे तो हालांकि काम करते वक्त शायद स्पेसिफिक ही करेगा, लेकिन आपको आना सब चाहिए अगर इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको इतना आना चाहिए। तो जैसे अगर कोई रेज्यूम बनाता है तो सिर्फ वो एक ही मॉडल में बनाता नहीं है नहीं, रेज्यूम में ये सब लिखना होगा। हाँ वो रेज्यूम में ये सब लिखना होगा आपको, जो मैंने यहाँ लिखा है। हम जब रेज्यूम बनाएंगे, क्योंकि हमने ये सब सीखा होगा, हाँ तो आप ये सब मेंशन करोगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतनी चीजें आपके रेज्यूम में जाएंगी। और ये आपको बाई हार्ट आता रहेगा, मतलब किसी भी टाइम कुछ भी पूछ लो, आप बता पाओगे। वो आपकी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बहुत ओपन और क्लियर रखता हूँ चीजों को, ठीक है। तो ट्रेनिंग वाइज आपका मैं सब कुछ करा दूंगा, आप कहीं पे भी स्टक नहीं होगे, और यकीन मानो जिस लेवल पे आप आ जाओगे वहां पे आपका कोई भी दूसरा पीयर जो किसी और से सीखा होगा इस लेवल पे कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप इंटरव्यू टेक्निकली क्लियर कर जाओगे, प्रोवाइडेड आप कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो, ठीक है ना। और रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करना उनका काम है, हम अपनी साइड से जो कर सकते हैं वो करेंगे इसमें।